हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो करते हैं आज का क्लास हम स्टार्ट। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले जो हमने कल डिस्कस किया था डेट वाज अराउंड द सूरत स्प्लिट ऑफ कांग्रेस जो हुआ था 1907 में। तो क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एक्ट था जो पास किया था यहाँ पे ब्रिटिश लोगों ने। बहुत सारी चीज़ें इसके साथ लिंक्ड है, लेकिन पहले आपको समझना ये एक्ट क्या था, चीज़ें क्या थी, देन वी आर गोइंग टू आंसर द क्वेश्चन। देखो जो भी पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है। इट डज नॉट मीन कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन जो लिखा है वो एज इट इज आएगा, इसके बाहर भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन जब आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो फिर आपको कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पहले पढ़ते हैं ये जो 1935 का जो एक्ट था, इसके कुछ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एक्सपेक्टेड हैं आने के लिए नेक्स्ट एग्जाम में। तो पहले इस चीज़ को देखेंगे, देन वी आर गोइंग टू आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पे आ जाओ। देखो ये जो 1935 का एक्ट था, इट वाज, देखो यहाँ पे क्या है, पहले समझो, पहले समझो समझो समझो। देखो 1935 एक्ट ये जो था, ये था लॉन्गेस्ट एक्ट जो ब्रिटिश लोगों ने यहाँ पे पास किया था। आप सबको पता है उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर जो 1773 में पास किया गया था अप टू इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 तक उन्होंने बहुत सारे एक्ट्स यहाँ पे आए। कुछ कंपनी के रूल के टाइम पे आए और कुछ जब क्राउन रूल यहाँ पे हुआ था। लेकिन उनमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट एंड लॉन्गेस्ट वन है दैट इज दिस 1935 का एक्ट, ठीक है। एंड ये इतना बड़ा एक्ट था कि इसके 321 सेक्शंस थे, 321 सेक्शंस थे। और शेड्यूल्स जो इसमें थे दैट वाज अराउंड 10 शेड्यूल्स। आप यहाँ देख सकते हो कि ये कितना बड़ा एक्ट था। और जो हमारा प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है दैट कंटेन्स 75% ऑफ दिस एक्ट। आप देखो इस एक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो पहले इस एक्ट को समझते हैं, देन हम इसका आंसर करेंगे। देखो ये जो एक्ट आया था उसके बहुत सारे फीचर्स थे। कुछ फीचर्स हम देखेंगे जिनका एग्जाम में आना सबसे ज़्यादा चांस है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ था कि एबॉलिशन ऑफ डायआर्की एट प्रोविंसेस। देखो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था उसने क्या इंट्रोड्यूस की थी, डायआर्की एट प्रोविंस। डायआर्की का मतलब है ड्यूअल गवर्नमेंट या ड्यूअल रूल। तो वो क्या था, उसमें देखो जो रूल था उसको डिवाइड किया जाता था ट्रांसफर और रिजर्व पावर्स में। इसमें कुछ अलग पावर्स होते हैं, इसमें कुछ अलग पावर्स होते हैं। ये पहले इंट्रोड्यूस की गई थी 1990 में, लेकिन ये एक्ट प्रोविंस लेवल पे ये चीज़ क्या खत्म कर रहा है। और दैट मीन्स अब क्या होता है, ये जो प्रोविंसेस थी वो सेंट्रल कंट्रोल से फ्री हो जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या था कि ये जो प्रोविंसेस, अब प्रोविंसेस में जितने भी वर्क्स है, चाहे वो हेल्थ के रिलेटेड हो, एजुकेशन के रिलेटेड हो या लॉ एंड ऑर्डर के रिलेटेड हो, उनको आप देखने के लिए जो लोग होंगे दे वर द इंडियंस। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। दैट मीन्स उनका कंट्रोल इंडियंस के अंडर होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसने क्या किया, इसने प्रपोज किया ऑल इंडिया फेडरेशन। ऑल इंडिया, ये चीज़ें आपको याद रखने हैं। मैं इसीलिए आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। ऑल इंडिया फेडरेशन, देखो इसलिए किस चीज़ का नाम था। देखो इंडिया के उस टाइम पे यहाँ पे बहुत टाइप के स्टेट्स थे। सपोज कुछ ऐसे स्टेट्स थे जिन पे ब्रिटिश का कंट्रोल था, और ब्रिटिश के अंडर एक और डिवीजन था जहाँ पे जिनको हम कमिश्नर स्टेट्स बोलते थे। एंड नेक्स्ट हुआ था प्रिंसली स्टेट्स एज जम्मू कश्मीर वाज, ठीक है। तो इन सब को मिलाने की बात की गई थी और एंड दैट वाज टर्म्ड एज ऑल इंडिया फेडरेशन। हालांकि ये फिर फेल हुआ, ये इनका सिस्टम फेल हुआ। लेकिन प्रिंसली स्टेट्स जो थी उन पे कंडीशन रखी गई थी, इट इज अप टू यू इफ यू ज्वाइन और नॉट। तो ये हो गया सेकंड फीचर जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देन नेक्स्ट इज डायआर्की एट सेंटर। अब सेंटर में डायआर्की स्टार्ट की उन्होंने, डेट मीन्स डिवीजन ऑफ पावर, जो अभी मैंने बात की है। लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा जानना ये आपके लिए जरूरी है। एक तो था ट्रांसफर पावर, ठीक है, एक था रिजर्व पावर। देखो आप मेरी बात समझ लेना। देखो ये जो ट्रांसफर पावर वाला पार्ट था इसमें आता था फाइनेंस, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज।
आप लिख लेना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, फाइनेंस, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। लेकिन इसको देख रहा था कौन? वाइसराय। लेकिन फुल्ली वो नहीं देख रहा था, वो इस पे उसको देख रहा था ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। उसका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे, उन मेनली जो ये उनके अंडर था, मेनली जो ट्रांसफर ऑफ पावर्स वाला सेक्शन था, दिस वाज मैनेज्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इस चीज को मैनेज कर रहे थे, ठीक है। रिजर्व्ड पावर जो थे ये अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ गवर्नर जनरल या वाइसराय आप बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन अब इसमें से कौन कौन सी चीजें आते थे? दैट वर द डिफेंस वाला पार्ट था इसमें, और क्या था इसके अलावा बताओ? फॉरेन अफेयर्स थी, रिलीजियस मैटर्स थी। ये तीनों चीजें अंडर द कंट्रोल ऑफ वाइसराय था उस टाइम पे, ठीक है। ये समझ आया। इसके अलावा एक और फीचर था इसका, बाइकैमरलिज्म, जो आज हम देखते हैं लोकसभा राज्यसभा। मैंने पहले ही कहा कि बहुत सारी चीजें हैं जो इस एक्ट से उठाए गए हैं। दैट इज वाई दिस एक्ट इज इम्पॉर्टेंट टू रीड, इसलिए जरूरी है। और बाइकैमरलिज्म में क्या था? एक था काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसको हम क्या कहते हैं बताओ? अपर हाउस, यूपी, दैट मीन्स अपर हाउस। एंड फेडरल असेंबली वाज नेक्स्ट, फेडरल असेंबली ये क्या था? ये नेक्स्ट था, जिसको हम लोअर हाउस कहते हैं, जैसे आज हमारा लोकसभा राज्यसभा है, ठीक है, राइट। और इसी एक्ट का एक और फीचर था, दैट वाज द डिवीजन ऑफ पावर्स। जो आज हम पढ़ते हैं ना, फेडरलिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, रेसिडुअरी पावर्स, ये सभी चीजें हमने कहाँ से ली है? इसी एक्ट से। दैट मीन्स इस एक्ट में डिवीजन ऑफ पावर्स की भी बात की गई थी। फेडरल लिस्ट अलग है, प्रोविंशियल लिस्ट अलग है, कॉन्करेंट लिस्ट अलग है, एंड रेसिडुअरी पावर्स अलग है। देखो यहाँ पे हमारे लिए जो क्वेश्चन के लिए अभी इंपॉर्टेंट है, दैट इज द रेसिडुअरी पावर्स। देखो ये ऐसा सेक्शन था कि इस पे डायरेक्ट कंट्रोल था वाइसराय का डायरेक्ट कंट्रोल था। और फेडरलिस्ट पे भी क्या कंट्रोल था? मैक्सिमम गवर्नर जनरल और उसके जो मेंबर्स थे, ठीक है, राइट। अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पे। आई होप कि आपको पूरी जिस्ट मिली है कि एक्ट था क्या। अब हम यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन पे। अब आंसर करना आपको बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। नाउ आते हैं आंसर पे। देखो क्या है, इट प्रोवाइडेड फॉर एन ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स। ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये जो प्रिंसली स्टेट्स, इनके लिए ऑप्शन रखा था, दे कैन ज्वाइन ऑन देयर विल। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट इज इट अबॉलिश डायरकी इन प्रोविंसेस एंड इंट्रोड्यूस्ड इट एट द फेडरल सेंटर। ये भी हमने बात की है, ये भी सही है। प्रोविंसेस पे इसको क्या खत्म किया है, लेकिन सेंटर में इसको इंट्रोड्यूस किया है। फिर पावर्स डिस्ट्रीब्यूशन वो हमने सब कुछ पढ़ा है। यहाँ पे नेक्स्ट इज रेसिडुअरी या लेजिस्लेटिव पावर्स वर वेस्टेड इन द फेडरल लेजिस्लेचर। ये यहाँ पे रेसिडुअरी पावर जो थे वो किसके अंडर थे? वो डायरेक्टली गवर्नर जनरल या वाइसराय आप बोलो, उसके अंडर थे। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या गलत है। तो इसका जो करेक्ट होगा, दैट इज द ऑप्शन नंबर ए, 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसी तरह आपको चीजें पढ़ने हैं, चीजें को अच्छे डेप्थ से पढ़ो, फिर आपका एग्जाम निकलना बहुत ईजी हो जाएगा। ऊपर ऊपर क्वेश्चन को मत देखो, क्योंकि जेके एसएसबी ने खुद को एडवांस कर लिया है। अब आप भी खुद को मॉडिफाई करके एडवांस लेवल तक लेके जाओ, चीजों को पढ़ो, जितना पढ़ो डेप्थ साथ पढ़ो, ठीक है। मत भागो इन एमसीक्यूज के पीछे, ठीक है। ये 1935 एक्ट, ये लार्ज एक्ट था, बस छोड़ दिया। इसके फीचर्स पढ़ो, क्या क्या उन्होंने बोला है, ठीक है, राइट। चलते हैं आगे, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज अबाउट द क्विट इंडिया मूवमेंट, जो 1942 में स्टार्ट की गई थी। गांधी जी ने इसको स्टार्ट किया था। और कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ये लीडरलेस मूवमेंट भी थी, लीडरलेस मूवमेंट। इसी के रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स है, तो स्टेटमेंट्स है, उनको हम पहले देखेंगे, फिर हम एडिशनल चीजें देखेंगे। देखो, इट वाज लॉन्च्ड फॉलोइंग द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन। इस मूवमेंट को लॉन्च किया गया था कब? जब फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन हुआ था। पहले आपको पता होना चाहिए क्रिप्स मिशन है क्या। पहले जब क्रिप्स मिशन ही पता नहीं है तो हम क्या आंसर दे सकते हैं? देखो, वर्ल्ड वार सेकंड का टाइम है, जो आपको पता है 1939 से अप टू 1945 तक चलता है। हाँ, ऐसा ही चलता है, डेट देख लेना, ठीक है, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है डेट्स के रिगार्डिंग। तो 1942 में क्या, अर्ली 1942 में काम किया जाता है
ब्रिटिश लोग जो है ये एक कमीशन यहाँ पे भेजते हैं, डेट इज द क्रिप्स मिशन। क्या? क्रिप्स मिशन कमीशन को यहाँ पे भेजा जाता है किस चीज़ के लिए? कि आप कोशिश करो कि इंडिया वालों को, अपने इंडिया वाले जो लोग हैं उनको अपने साथ मिलाओ, कि सो डैट दे विल हेल्प अस इन वर्ल्ड वार सेकेंड। लेकिन इंडिया के लोग अब ऐसे ही बुद्धू नहीं थे, वो भी अब एडवांस्ड होते गए थे, उनको पता था कि अब ये लोग कैसे हैं। तो अब उन्होंने क्या किया कि इंडिया वाले भी जितने भी लोग हैं उन्होंने ब्रिटिश लोगों को अच्छे से जान चुके थे, वो उन लोगों को अच्छे से। नाउ उन्होंने इस चीज़ को रिफ्यूज़ किया है। जो यहाँ के इंडिया के लोग हैं उन्होंने कहा था उनको कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में हमने आपका असली चेहरा देखा है, नाउ वी कांट सपोर्ट यू फर्दर। ठीक है, लेकिन किन बेसिस पे इंडिया लोगों ने इसको रिजेक्ट किया था? देखो, जो ये क्रिप्स मिशन था उसने बात की थी हम आपको क्या डोमिनियन स्टेटस देंगे, डोमिनियन स्टेटस देंगे। लेकिन ये कंसेप्ट इंडिया के लोगों ने कब छोड़ा था? इंडिया के लोगों ने 1929 में पूर्ण स्वराज की बात की थी, जवाहरलाल नेहरू ने, जो सेशन यहाँ कराची में हुआ था, है ना। हमने डोमिनियन स्टेटस को कब मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट वाला फेज में ही हम ये खत्म कर चुके थे। अब ये बोल रहे हैं हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, लेकिन वो भी कब? आफ्टर वार, जंग खत्म होने के बाद। उनको पता ही नहीं था हम जीतेंगे या हारेंगे, हमें मरना होगा या क्या होगा। वो बोल रहे थे कि नहीं, जंग खत्म होने के बाद। जंग का तो कुछ पता ही नहीं था कितना टाइम चलेगा, तो इसलिए इंडिया लोगों ने इसको रिफ्यूज़ किया। और उन्होंने कहा हम आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना के देंगे, लो भी कब? आफ्टर द वार। हम इंडिया लोगों ने कहा कि भाई अब ये पॉसिबल नहीं है, तो हम इस चीज़ को क्या अगेंस्ट करते हैं, हम क्या करेंगे, इसके बदले हम काम करेंगे, हम यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट क्या लॉन्च करेंगे। और भी कुछ फैक्टर्स थे इसके पीछे, क्योंकि जो अंग्रेज लोग थे वो हार रहे थे इस वर्ल्ड वार सेकेंड में, और ऊपर से जापान भी थोड़ा सा तेज होने लगा था, तो गांधी जी को ये भी थ्रेट था कि कहीं का ये इंडिया पे हमला ना करे, क्योंकि एट दैट टाइम इंडिया वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश। तो ये सभी चीज़ें उनके जहन में, ये भी और रीजन थे इस चीज़ के लिए। लेकिन जब एक मिशन यहाँ पे आता है, लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जो यहाँ की लीडरशिप होती है वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। लेकिन गांधी जी इसके लिए एक स्टेटमेंट यूज कर रहा है, दैट ये जो क्रिप्स मिशन है, इट इज पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रैशिंग बैंक। आप हमें चेक दे रहे हो, लेकिन उस बैंक का जिसका खुद पता नहीं क्या ठिकाना होगा, वो खत्म भी हो सकता है, वो बाकी रहेगा भी, तो पॉसिबल मैक्सिमम चांसेस है कि वो क्रैश हो जाएगा। तो डेट मीन्स यही रीजन बना कि फिर क्विट इंडिया मूवमेंट यहाँ पे स्टार्ट की गई थी। ठीक है, राइट, समझ आया। अप्रूव्ड एट द ग्वालियर टैंक मैदान इन बम्बई। देखो, ये जो ग्वालियर टैंक मैदान है, यहाँ से इस मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था। ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। फिर बात करेंगे, थोड़ा सा टाइम दे दो। It was characterized by a total absence of underground networks or parallel government। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। देखो, क्विट इंडिया मूवमेंट ये एक मास बेस्ड मूवमेंट थी, और डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। जो हमने सेक्रेट सोसाइटीज़ बनाई उन्होंने इंटरनली इसमें सपोर्ट किया था। वो आप मैं आगे मैं आपको समझाऊंगा कि जब ये लोग महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, जब इनको अरेस्ट किया जाता है, किस तरह मूवमेंट को आगे ले लिया गया था। ठीक है, डेट अगर हम क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, डेट ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड इज ट्रू एंड थर्ड इज रॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे आते हैं, इस क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करेंगे। देखो, अभी हमने जाना है कि ये जो मूवमेंट है इसको स्टार्ट किया गया था ग्वालियर टैंक मैदान में बम्बई, कब से? 8 अगस्त 1942 से इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, राइट, ये चीज़ें याद रखो। लेकिन इस मूवमेंट को क्रश करने के लिए अंग्रेजों ने क्या बहुत सारा क्या जी जान लगा दिया था। उन्होंने एक ऑपरेशन इसके लिए लॉन्च की थी, डेट वाज द ऑपरेशन राइजिंग स्टार। ये इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन राइजिंग स्टार, राइजिंग स्टार, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन इसे बनने के चांसेस है। ठीक है, और इस ऑपरेशन राइजिंग स्टार को 9 अगस्त को ही स्टार्ट किया गया था, 9 अगस्त को ही स्टार्ट किया गया था। और इसी राइजिंग स्टार ऑपरेशन के अंडर इंडिया के जो मेन लीडर्स थे, जो मेन फेसेस थे, सपोज महात्मा गांधी जी था, जवाहरलाल नेहरू था, और इसके साथ वल्लभ भाई पटेल साहब थे, इनको अरेस्ट किया गया था। लेकिन यहाँ से इस मूवमेंट की जो कमांड है वो बहुत लोगों ने संभाली थी। सपोज अगर हम बात करेंगे, JP नारायण जी थे,
राम मनोहर लोहिया जी था, उन्होंने इस मूवमेंट में क्या अच्छे से बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। अरुणा आसिफ अली इंपॉर्टेंट है, ये याद रखो। अरुणा आसिफ अली सो ग्रैंड वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड वुमेन ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट, इसको याद रखो। इसने यहाँ पे ट्राई कलर को होस्ट किया था इसी ग्रैंड ग्वालियर टैंक मैदान में 9 अगस्त को। इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था इस मूवमेंट को सुप्रेड करने के लिए। सपोज एक पर्सन थी उषा मेहता। उषा मेहता ये एक पर्सन है, ठीक है, जिसने क्या सेटअप किया था, अंडरग्राउंड कांग्रेस रेडियो, ये याद है, ये याद रख लेना, अंडरग्राउंड कांग्रेस रेडियो इसने स्टार्ट किया था सो डैट कि इस मूवमेंट के बारे में वो इन्फॉर्मेशन दे, ये मूवमेंट कहाँ पहुंची है, क्या क्या हुआ है, क्या क्या किया गया है। लेकिन इसके बाद इस कांग्रेस रेडियो पे क्या ब्रिटिश लोगों ने सेंसरशिप लगाई थी, इस पे लगाम उन्होंने लगाई थी, ठीक है, राइट। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, राइट। आजा नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एंड रूलर्स। देखो ब्रिटिश लोगों ने यहाँ पे एक्सपेंशन करने के लिए बहुत सारी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस किए हैं, बहुत सारे वार्स उन्होंने यहाँ पे लेड की है। तो इसी तरह जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, इट वाज आल्सो द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन, पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग देयर एम्पायर इन इंडिया, ये एक ऐसी पॉलिसी थी, ठीक है, और जिसको स्टार्ट किया गया था लॉर्ड डलहौजी जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना था 1848 से 56 तक, ठीक है। आपकी पॉलिसी थी क्या, पहले समझो। मैंने पहले भी आपको कहा कि इंडिया में बहुत टाइप्स के स्टेट्स थे यहाँ पे, डिफरेंट टाइप्स के। एक थी ब्रिटिश अलाइड स्टेट्स एंड नेक्स्ट वाज प्रिंसली स्टेट्स। अब ब्रिटिश अलाइड स्टेट्स वो स्टेट्स थी जो कहीं ना कहीं अंडर द सुजर्निटी ऑफ ब्रिटिश लोग अपना राज चला रहे थे, और प्रिंसली स्टेट्स वर डिफरेंट, इनके अपने राजा वगैरह थे, जैसे जम्मू एंड कश्मीर का अपना था, ठीक है। लेकिन इन लोगों ने इन जो ब्रिटिश अलाइड स्टेट्स है उनको प्रॉपर अपने कंट्रोल में लाने के लिए एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है, डेट वाज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक एनेक्सेशन पॉलिसी थी जो मैंने आपको बोला स्टार्ट किया था इसने। और इस पॉलिसी का मतलब क्या था, किस तरह ये इंप्लीमेंट की गई थी। सपोज ये कोई अलाइड स्टेट है, पहले समझो फिर आंसर देना इजी हो जाएगा। अलाइड स्टेट थी तो ब्रिटिश लोगों ने क्या कहा कि अगर इस अलाइड स्टेट का कोई रूलर है, XYZ इसका रूलर है, और उसके पास अपना बच्चा नहीं है, और उसके पास है लेकिन वो अडॉप्टेड है, क्या है, अडॉप्टेड सन है, तो वो बच्चा क्या रूलर नहीं बन सकता, और ये जो फिर स्टेट है ये डायरेक्टली कहाँ पे चली जाएगी, कंपनी के कंट्रोल के अंदर। इंडिया लोगों ने इस चीज़ का रिवोल्ट भी किया था। जब वो रिवोल्ट बेसिकली ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये एक पार्ट बना था और रिवोल्ट के लिए, एक रीजन बना था रिवोल्ट के लिए, ठीक है। और फिर इस पॉलिसी के अंडर बहुत सारी स्टेट्स को इन्होंने कैप्चर किया था। सपोज अगर हम बात करेंगे यहाँ पे सतारा, ये इंपॉर्टेंट है, इट वाज द फर्स्ट जिसको 1848 में कैप्चर किया गया था, संबलपुर को 1849 में, देन झांसी इज इंपॉर्टेंट, ये 1854 और किसी जगह भी 53 भी देखने को मिलता है, ठीक है, राइट। अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन क्या है, अब हमें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से आपको समझ आई है। नाउ देयर आर सम स्टेटमेंट्स जो अब हमें देखने हैं क्या ये सही है या गलत है। Allied princely states were annexed if the ruler died without a natural male heir। ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया ब्रिटिश एलाइड स्टेट्स अगर उसका बादशाह होगा और उसको अपना बच्चा नहीं होगा तो उसका अडॉप्टेड सन क्या रूलर नहीं बनेगा, तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। सतारा वाज द फर्स्ट प्रिंसली स्टेट एनेक्स्ड अंडर दिस डॉक्ट्रिन, ये भी सही है 1848 में, ठीक है। देन नेक्स्ट, द किंगडम ऑफ अवध वाज एनेक्स्ड इन 1856 यूजिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये स्टेटमेंट गलत है। देखो जो किंगडम ऑफ अवध था इसको एनेक्स किया गया था 1856 में, लेकिन इसको अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या एनेक्स नहीं किया गया था, रादर इट वाज एनेक्स्ड ऑन द बेस ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे राज अच्छे से नहीं हो रहा है तो फिर इसको कैप्चर किया गया था। ये सभी चीज़ें जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये फिर रीज़न बनी है एक किस चीज़ के लिए भी,
जो रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था, तो जिसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ठीक है, बहुत सारे नामों से इसको जाना जाता है। ठीक है, राइट, चलते हैं आगे, आ जाओ। आई थिंक तो आज के इस क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ, क्योंकि नेक्स्ट क्लास जो होगा वो इंडियन इकोनॉमी और इकोनॉमी के रिलेटेड कुछ पॉलिसीज उन पे मेजरली डेडिकेटेड होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने बात की है रिगार्डिंग द मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, लेकिन अब आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लग रहा है कि सेशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है तो सेशन को फिर शेयर करो and also don't forget to subscribe our YouTube channel. So thank you so much. Have a great day.